वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी जी बाय गरिमा। बच्चों, आपके लिए मैं आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है कैपिटल एडजस्टमेंट। किसी भी तरीके का जब हमारी फर्म में चेंज आता है, जिसे हम कहते हैं कि या तो पीएसआर में चेंज होना, या फिर एडमिशन होना पार्टनर का, या फिर किसी भी पार्टनर का रिटायर होना, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो हमें ये शो करती हैं कि हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। जब हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है नया पार्टनर आने की वजह से, तो जायज सी बात है, पहले ए और बी की कैपिटल्स कुछ और थी। अब जब सी भी एक पार्टनर और ऐड हो गया है, तो इनकी कैपिटल्स में भी चेंज आएगा। तो उसी कैपिटल में जो चेंज आया है उसको देखने के लिए, अगर कम है कैपिटल तो और लानी कितनी है वो निकालने के लिए, और अगर कैपिटल सरप्लस है तो उसे वापस लेके जाना है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है उसके लिए हम कर रहे हैं केस नंबर 1 कैपिटल एडजस्टमेंट का। ये जो है ये केस 1 है, दिस इज केस 1, जहां पे हम कह सकते हैं कि इट इज अ केस where the old partner's capital are adjusted on the basis of capital of new partner। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट का ये आपका है केस 1। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, old partners capital are capitals are adjusted on basis of new partners कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल्स को एडजस्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो आइए समझते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आपको साथ साथ देखना पड़ेगा, 3 से 4 अकाउंट हमें साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करने हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन किस साइमल्टेनियसली इस साइड पे आपको बना करके दिखा रही हूँ सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन में मुझे बनाना है एक तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको अपने हिसाब से एग्जाम में, ये मेरी टिप रहेगी कि आप अपने हिसाब से स्पेस छोड़ दीजिए रिवैल्यूएशन की, पार्टनर्स कैपिटल की और बैलेंस शीट की। सारे अकाउंट्स को साइमल्टेनियसली चलाएंगे तो ही आपका क्वेश्चन ठीक होगा। लेकिन अगर आप सारे अकाउंट्स को साइमल्टेनियसली नहीं चलाएंगे, आपको क्वेश्चन करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आएगा जरूर, और आएगा भी तो 6 मार्क्स से कम का ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको बहुत ही पर्टिकुलर रहना है एग्जाम में कि आप फॉर्मेट बना के सारे छोड़ दीजिए, ताकि आपके लिए आसानी रहे क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो आपने इस तरीके से अपने अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और हमारा बैलेंस शीट। और एक बात और, कुछ टीचर्स बताते हैं कि बेटा आप बैंक अकाउंट बनाइए या कैश अकाउंट बनाइए या ना बनाइए। मेरी प्रेफरेंस हमेशा रहती है बच्चों कि आप बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन की क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो जरूर बनाएं। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि बैंक अकाउंट बनाना भी मैंडेट है। मैंडेट मतलब इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो बच्चा बैंक अकाउंट बनाएगा उसको कभी क्वेश्चन करने में ना गलती नहीं होगी। क्यों गलती नहीं होगी? क्योंकि आप अवेयर रहेंगे कि मैं कहाँ पे किस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ या किस वैल्यू को मैं पुट कर रही हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा मुझे फॉर्मेट बनाने में टाइम लग रहा है, बट आपके सामने ही मैं फॉर्मेट बना के आपको दिखा रही हूँ कि कैसे साइमल्टेनियसली आपको सारे अकाउंट्स को एक साथ रन करना है। 3 पार्टनर्स हैं, तो मैंने 3 पार्टनर्स के लिए इस तरीके से अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर दिया है। ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से पार्टनर्स के लिए मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है छोटा सा। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं बना रही हूँ। इसमें हमारे पास 3 पार्टनर्स है, तो उस हिसाब से मैंने स्पेस छोड़ा है। ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से आप अपना अकाउंट बना लीजिए। और आपने स्पेस को खुद समझना है और एडजस्ट करना है, ये देख करके
कि आपको क्या लग रहा है, कितना स्पेस रिक्वायर्ड है, कितना स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होगा। और हर अकाउंट की क्लोजिंग डबल लाइन से होगी, इसे कभी नहीं भूलेंगे ये। और सारे अकाउंट साइमल्टेनियसली एक दूसरे के सामने क्लोज होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट अकाउंट की, जो बनेगा हमारा बैलेंस शीट। आप देखिए कि मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर रही हूँ कि मैं क्वेश्चन के साथ बनाऊंगी अकाउंट, नहीं। आप देखिए कि क्वेश्चन के साथ बनाने के लिए मैं नहीं रुक सकती हूँ, मुझे मेरे अकाउंट को साथ साथ ही मेंटेन करना है, सारे अकाउंट्स को। और अभी आप देखेंगे किस तरीके से मैं सारे अकाउंट्स को साथ साथ मेंटेन करूंगी। तो ये बन गई जी हमारी बैलेंस शीट। अब जब बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाना है, उसे हम वर्किंग नोट्स में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आइए जल्दी से इसके ऊपर हेडिंग डालते हैं और अपना क्वेश्चन जो है वन बाय वन एडजस्टमेंट्स पढ़ते चले जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये है मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। टी शेप अकाउंट होता है, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये हो गया जी रिवैल्यूएशन। ये हमारा है जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स देख लीजिए हमारे पास कौन कौन से हैं। पार्टनर्स के क्या क्या नाम है, गौतम, याशिका एंड आसमा। गौतम, याशिका, आसमा। देखो बेटा मैं GYA यूज करूंगी, आपने शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। और ये लीजिए आपके सामने बैलेंस शीट भी तैयार है। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, बैलेंस शीट आ गई जी। ये आपके पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट एंड क्रेडिट साइड आ गया जी। बट सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है जी, वर्किंग नोट्स आपने नहीं भूलने हैं बनाने। वर्किंग नोट्स बनेंगे ही बनेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और सबसे पहले वर्किंग नोट्स के ऊपर काम करते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर आपको दिख रहा है एडजस्टमेंट सॉल्व करनी हमेशा स्टार्ट करेंगे बेटा। और एक बात मैं बता दूं, जो एडजस्टमेंट्स है हर एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट होंगे। अगर जिस बच्चे को ये पता है उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। तो आइए सबसे पहले एडजस्टमेंट देखते हैं। हमें पता चल रहा है साफ साफ क्वेश्चन देख के कि अगर मैं एडजस्टमेंट पढ़ूं तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है एडजस्टमेंट पढ़ के सबसे पहली चीज कि मेरे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट में न्यू रेशो दी है। आपका फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होना चाहिए, आप लिखेंगे ओल्ड रेशो मुझे दे रखी है 3:1। किस किस की है, गौतम एंड यशिका की। आसमा एक नया पार्टनर एडमिट की गई है और आसमा का शेयर बताया 3/8 शेयर के लिए आसमा इज एडमिटेड इन द फर्म, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आपको बताया जी कि न्यू रेशो भी है गौतम, यशिका और आसमा की, जो कि है 3:2:3। न्यू रेशो दे रखी है, ओल्ड रेशो दे रखी है। तो क्या मैं यहाँ से सबसे पहला मेरा स्टेप हमेशा ये रहेगा कि मैं उसका गेन या सेक्रीफाइस निकालूं। अगर अब मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालती हूँ तो उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो मैंने क्या किया जी, मैंने ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर दिया। अब ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो जब मैंने किया तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इससे मैं क्या देख पा रही हूँ कि किस पार्टनर को गेन हो रहा है, किस पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। हम ये निकाल पाएंगे इसकी हेल्प से। और अगर मैं देखती हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के, तो इसमें सबसे पहले गौतम का गेन या सेक्रीफाइस देखेंगे तो जीज सेक्रीफाइस अगर मैं देखूं तो वो आ रहा है 3/4 माइनस 3/8। अगर मैं इसे निकालती हूँ तो बेटा मेरे पास आता है 3/8। अगर मैं निकालूंगी याशिका का सेक्रीफाइस या गेन तो व्हाट कैन आई सी, 1/4 माइनस 2/8। अगर मैं 2/8 करती हूँ तो मेरा 0 आता है। दैट मीन्स यशिका इज इन द स्टेट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। बस एक ही इंसान है जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है और वो है गौतम। गौतम को सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट डन है, टिक कर लेंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट मुझे कह रहा है कि मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5000। अब आप मशीनरी की वैल्यू यहाँ से पिक कीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन में मशीनरी की वैल्यू क्या दे रखी है, 21, 2,10,000। 10% से उसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हुई है। 2 ट्रीटमेंट होंगे इसके, वो 2 ट्रीटमेंट क्या होंगे ध्यान से आप देखते चले जाइए। मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हुई है, जब भी किसी एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो हम उसे रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। तो आप लिखेंगे बाय टू मशीनरी
और 2,10,000 का अगर मैं 10% निकालू तो मेरे पास आता है 21,000। ये तो हुआ एक ट्रीटमेंट। मैम आपने तो कहा था कि एक एडजस्टमेंट है, दो ट्रीटमेंट होंगे। आपके सामने लो जी एक और ट्रीटमेंट करके दिखा देते हैं कि मशीनरी मेरी 2,10,000 की है, तो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके इस 10,000 रुपए का इसकी जो अब एक्चुअल वैल्यू बचती है जी आपके सामने, उसको यहाँ प्रेजेंट कर देते हैं, वो आ जाएगी 1,89,000। ठीक है, अब देखो मैडम ने कहा था दो ट्रीटमेंट होंगे, एक एडजस्टमेंट के सामने आपके करके दिखा दिया। अब बात करते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट की। इसमें मेरे पास बचता है कि फर्नीचर 5,000 से उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है। कोई बात नहीं जी, है तो एक एसेट। अगर उसकी वैल्यू 5,000 से कम हुई है तो अगेन उसे हम डेबिट करेंगे फर्स्ट ट्रीटमेंट। और फर्स्ट ट्रीटमेंट है जी 5,000 रुपए से कम हुई है, तो 5,000 से अगर फर्नीचर कम हो गया तो इसका सेकेंड ट्रीटमेंट यहां कर देंगे कि फर्नीचर 60,000 रुपीज माइनस डेप्रिसिएशन 5,000। अब बताओ जी 55,000 हमारी फर्नीचर की न्यू वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसकी नई वैल्यू तो आ गई। अब बढ़ते हैं जी थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ। थर्ड एडजस्टमेंट हमें कह रहा है जी स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 2,10,000। इसका मतलब है पहले स्टॉक 1,40 का था, आज स्टॉक की वैल्यू 2,10 हो गई। इसका मतलब है कि स्टॉक का जो है वैल्यू क्या हो गया है, स्टॉक का वैल्यू जो है वो बढ़ गया है। और जब भी मेरे किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट में आ जाएगी। और मैं देख सकती हूँ कि स्टॉक की वैल्यू 70,000 रुपए से बढ़ी है, 70,000 रुपए से बढ़ी है। तो 70,000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है, तो मैंने स्टॉक का एक ट्रीटमेंट तो ये कर दिया, प्लस बढ़ने के बाद स्टॉक की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई है, 70 उसमें हो जाने के बाद वैल्यूड एट बताया गया मुझे क्वेश्चन में 2,10,000। तो मैंने स्टॉक की वैल्यू 2,10,000 लिख दी, क्योंकि 2,10,000 स्टॉक की वैल्यू हो गई है आफ्टर रिवैल्यूएशन। आप देख सकते हैं अभी तक जितने एडजस्टमेंट किए सबके दो ट्रीटमेंट मैंने करके दिखाए हैं। नेक्स्ट है जी कोई प्रोविजन क्रिएट करना है 10% का डेटर्स के ऊपर, कर लेते हैं। डेटर्स आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि डेटर्स मेरे पास 80,000 के हैं। 10% अगर प्रोविजन उस पर मुझे क्रिएट करना है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जी कि डेटर के ऊपर 10% जब प्रोविजन बनेगा तो मतलब एक नई लायबिलिटी को बुलाया जा रहा है। अगर एक नई लायबिलिटी को बनाया जा रहा है तो प्रोविजन फॉर डेट, नई लायबिलिटी 80,000 के ऊपर 10% अगर मैं डेटर पे डेट वो बना रही हूँ प्रोविजन, तो 8,000 रुपए का मेरा प्रोविजन बन रहा है। ये देखिए 8,000 का मेरा प्रोविजन बन रहा है। तो 8,000 का प्रोविजन मैंने बना दिया। अब मैम आपने कहा था हर एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट होंगे, तो दो ही ट्रीटमेंट होंगे। अब मेरे पास यहाँ पे देखिए वैल्यू है, किस चीज की वैल्यू दी है, मेरे पास डेटर्स हैं जी, मुझे पता है मेरे डेटर्स हैं 8 कितने के थे मेरे डेटर्स, यहाँ पे चेक कर लेंगे। हमारे पास डेटर्स है 80,000 रुपए के। 80,000 के डेटर में से प्रोविजन बन गया मेरा 8,000 का। इसका मतलब है 72,000 का जो है वो क्या हो गया, 72,000 के मेरे जो हैं डेटर्स की वैल्यू रह गई है प्रोविजन बनाने के बाद। तो देखिए दो ट्रीटमेंट किए हैं जी, हर एडजस्टमेंट के अब तक दो ट्रीटमेंट कर दिए हैं। अब आते हैं जी लास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। देखिए बिल्कुल सिंपल एंड सॉर्टेड कैपिटल एडजस्टमेंट आ गया है जी, सीधा सीधा। ठीक है, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम देखें कि हमारे को कोई क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस या रिजर्व तो नहीं दिया। नहीं, क्वेश्चन में हमें कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस या कोई भी हमें इस तरीके की वैल्यू नहीं दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका मतलब है कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का तो कैलकुलेशन होना नहीं है। लेकिन हाँ हमें एक चीज जरूर बताइए कि नया पार्टनर जो आया आसमा अपने साथ कैपिटल भी लेकर आया, अपने साथ शेयर ऑफ गुडविल भी लेकर आया। तो जब भी एक नया पार्टनर अपने साथ अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है तो हम उसका गुडविल का ट्रीटमेंट जरूर करके दिखाएंगे यहाँ पे हमारे स्टेप में, वर्किंग नोट में। वो ट्रीटमेंट क्या रहेगा, गुडविल एंड कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ये हम करके दिखाएंगे। अब क्वेश्चन में हमें चेक करना है जी कैश दे रखा है। अगर मुझे कैश दे रखा है तो मेरी एंट्री तो कैश अकाउंट के थ्रू ही होगी। तो कैश अकाउंट डेबिट है टू आसमास कैपिटल, क्योंकि वो कैपिटल लेकर आई है जी 2,10,000 की कैपिटल। साथ ही साथ वो लेकर आई है प्रीमियम फॉर गुडविल जिसकी वैल्यू है 50,000 रुपए। तो कहने की बात है जी कुल मिला के 2,60,000 रुपए का टोटल जो है वो अपना लेकर आई है वैल्यू। ठीक है, अगर वो अपना प्रीमियम लेकर आई है जी तो प्रीमियम तो हमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देना पड़ता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल नेक्स्ट एंट्री में हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे। लेकिन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो एक ही है,
एक ही ऐसा पार्टनर है बेटा जो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो क्या मैं सारा का सारा पैसा उसी पार्टनर को दे दूं? जी बिल्कुल, ये सारा का सारा पैसा गौतम के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और इसमें से कुछ भी पैसा जो है वो याशिका के अकाउंट में नहीं जाएगा। तो यहां से प्रीमियम फॉर गुडविल जो है उसका पैसा मेरा बनता है कितना? 50,000 रुपए। ये 50,000 रुपए एज इट इज किसके पास चला जाएगा? गौतम के पास चला जाएगा। अब यहां से ये एंट्रीज मैंने वर्किंग नोट में की, इसका क्या मतलब है कि मैंने वर्किंग नोट्स में इसकी एंट्री क्यों की होगी? इसलिए की क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम इसकी क्रॉस पोस्टिंग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके लिए सबसे पहले हमें कैपिटल्स पिक करनी होगी पार्टनर्स की और उसको हमें बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस दे रखा है 4 लाख और 1 लाख। ध्यान से देखिए, दोनों पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंस था वो लिखा। अब कैपिटल के बैलेंस के बाद देखिए, क्या मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ और करना है ट्रीटमेंट? नहीं, रिवैल्यूएशन मेरा क्लोज होता है, 70,000 रुपए वाली साइड मेरी ज्यादा है। इस तरफ गेन बचेगा जिसे हम ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। नेवर फॉरगेट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट गौतम के कैपिटल अकाउंट में जाएगा और आसमा के कैपिटल और याशिका के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की ओल्ड रेशो क्या है जी? इन दोनों की ओल्ड रेशो है जो मैं देख पा रही हूँ क्वेश्चन में 3:, दिस इज 3:1, राइट। इनकी ओल्ड रेशो है 3:1, जिसके हिसाब से दोनों में जो मेरा प्रॉफिट है वो यहाँ पे जो प्रॉफिट बच रहा है 70,000 में से इनको माइनस करके ये बच रहा है कुछ 36,000। 36,000 को जब 4:1 में 3:1 में मैं बांट दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 27,000 और यहाँ आ जाएगा 9,000। अब यहां से इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? यहां से हम इसकी क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यही कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट को हमने डाला जी, 27,000 का प्रॉफिट आया जी, 9,000 का प्रॉफिट आया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देख पा रही हूं कि मैंने अभी अभी प्रीमियम की एक एंट्री की थी और उसकी कैपिटल की एक एंट्री की थी। तो कहोगे मैम कहां से हम इसके दो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, शो कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मैम दो ट्रीटमेंट क्या कर रही हैं, इसके दो ट्रीटमेंट इसके कर रहे हैं और थोड़ा अलग पेन से करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ आए। पहली एंट्री का क्रॉस पोस्टिंग देखिए क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट टू कैपिटल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय कैश अकाउंट। सबसे पहले तो जी उसकी कैपिटल आ गई यहाँ 1,02,10,000 रुपए की। अब उसका कैपिटल अकाउंट तो और कहीं रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा। नेक्स्ट एंट्री में सिर्फ जी का कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज गौतम का कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, विच इज प्रीमियम टू गौतम। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बाय प्रीमियम, और गौतम में 50,000 रुपए आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ गौतम ने किया है, हमने तो इन दो एडजस्टमेंट्स को सिर्फ क्रॉस पोस्ट करा है यहाँ पे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स का बहुत खास ध्यान रखेंगे कि कैसे ये सारे एडजस्टमेंट्स किए गए हैं। अब देखो बेटा, क्वेश्चन में ना और कोई एज सच एडजस्टमेंट नहीं बची सिवाय एक एडजस्टमेंट के, जिसे हम कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट में अब हमें क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं कैसे पता चला कि क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है। हमें कहा गया है कि कैपिटल है ऑफ ऑल द पार्टनर्स वर टू बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। देखो क्वेश्चन आपको खुद बता रहा है कि ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे बनाई जानी चाहिए। तो एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू कैपिटल अकाउंट्स, थ्रू करंट अकाउंट्स। देखो इस पॉइंट को कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखो जब भी हम कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो कैपिटल एडजस्टमेंट करने के पीछे यही कारण है बेटा कि जो ओल्ड पार्टनर्स थे, मान लो इस क्वेश्चन में जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्हीं का नाम लिख लेते हैं। ओल्ड पार्टनर से मान लीजिए हमारे गौतम और यशिका। अब भाई पहले इसकी कैपिटल थी 4 लाख, अब इसकी कैपिटल थी 1 लाख, बट ये तो पुरानी फर्म का डाटा है ना। अब तो आसमा आ गई है नई पार्टनर, अब नई पार्टनर आ गई है तो हमें कैपिटल भी तो एडजस्ट करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा ना कि 4 लाख ही इसको कैपिटल रखनी है कि 1 लाख ही रखनी है कि 3,60,000 रखनी है कि 3 लाख रखनी है, कि इसका शेयर कितना बनता है नई फर्म के कैपिटल एडजस्टमेंट के हिसाब से। तो उसके लिए हम कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जी पहला मेथड है कि अगर नया पार्टनर अपने साथ अपनी कैपिटल लाया है तो उसके बेसिस पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करो। और
अगर कुछ डेफिसिट या सरप्लस बचता है, डेफिसिट या सरप्लस का क्या मतलब है, मान लो जी कुछ कमी पड़ती है कि 4,40,000 लानी थी गौतम को नई फर्म में अपनी कैपिटल, तो डेफिसिट है, तो ये पैसे की भरपाई दो तरीके से हो सकती है, सरप्लस हो या डेफिसिट हो। इसकी भरपाई बेटा दो तरीके से हो सकती है, वो क्या है, या तो कैश के थ्रू कि कैश दे के खत्म करो, या फिर उसको करंट अकाउंट से पे करेगा पार्टनर, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर्स अपना डेफिसिट या सरप्लस या तो कैश से दे सकता है कि लो भाई कैश ले लो, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा कैश से ही करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली बताया है कि एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट, तो मतलब क्या है, क्वेश्चन में जो भी सरप्लस और डेफिसिट बचता है ओल्ड पार्टनर्स का, वो उन्हें करंट अकाउंट के थ्रू भरना पड़ेगा या वापस ले जाना पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है, नहीं क्लियर एक बार फिर से वीडियो को देखना, रिवाइव करके देखना मैम ने क्या बोला था, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ इस क्वेश्चन के साथ और देख पा रही हूँ कि कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है और न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो उसके लिए मुझे चाहिए न्यू पार्टनर। कौन है मेरा न्यू पार्टनर, आसमा। तो मुझे चाहिए आसमास कैपिटल। आसमा अपने साथ बेटा कितनी कैपिटल लाई है, 2,10,000 रुपए। और आसमा का शेयर क्या है फर्म में, आसमा शेयर इन द फर्म इज 3/8। अब आप खुद देखिए, न्यू फर्म की न्यू फर्म्स कैपिटल में 3/8 तो आसमा का शेयर है, आसमा की कैपिटल है, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मुझे चाहिए न्यू फर्म्स कैपिटल, कैसे आ जाएगी, आसमा की कैपिटल में उसके शेयर को अगर रेसिप्रोकल कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना, ठीक है, उसके शेयर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। जब उसके शेयर को बेटा मैंने रेसिप्रोकल किया तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल मैंने क्या निकाली और किस तरीके से मैंने कैपिटल को निकाला। जब मैं कट करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी कैपिटल आ रही है 5,60,000, 5,60,000 मेरी न्यू फर्म की कैपिटल है। और मुझे न्यू शेयर मेरे तीनों पार्टनर्स का पता है, मुझे तो पता है कि तीनों पार्टनर्स का शेयर क्या है। तीनों पार्टनर्स की न्यू रेशो मुझे गिवन है 3:3:2, तो इसको न्यू रेशो में बांट देंगे 3:2:3 में, जिसमें ये शेयर रहेगा गौतम का, ये रहेगा याशिका का और ये रहेगा आसमा का। अब जब मैं इसे डिवाइड करती हूँ और वैल्यू निकालती हूँ तो व्हाट आई विल गेट टू नो इज कि ये सब कैलकुलेशन करके रिवाइज्ड कैपिटल जो है, रिवाइज कैपिटल एक बार निकाल के देख लेते हैं कि 5,60,000 का 3/8 पार्ट जो है, 5,60,000 का 3/8 पार्ट जो है, जिसे हम कहेंगे 2,10,000, it has to be brought in by Gautam and 1,40,000 has to be brought in by this person याशिका and 2,10,000 तो किसका है, आसमा का है। तो बेटा ये जो कैपिटल अब आई है ना, ये न्यू फर्म की कैपिटल है। न्यू फर्म्स कैपिटल में इन पार्टनर्स का इतना इतना शेयर होना चाहिए। अब साथ साथ ही इसका एक ट्रीटमेंट बता देती हूँ जिसे आप ना भूलें। आप देखिए, आपने यहाँ पे लिख देना है जी कैपिटल, और कैपिटल में लिख लो भाई, मुझे पता है मेरा नया पार्टनर गौतम है, मेरा नया पार्टनर याशिका है और मेरा नया पार्टनर कौन है, आसमा है। तो तीनों की कैपिटल मुझे पता लग चुकी है नई फर्म में मेरी कितनी है। तो जो भी इनकी कैपिटल मुझे पता लगी है वो कैपिटल हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। वो कैपिटल मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर ली और तीनों की कैपिटल जो है आप इनके नाम के आगे लिख देंगे। जैसे कि नई कैपिटल है इसकी 1,10,000, इसकी कैपिटल है 1,40,000 और इसकी कैपिटल है 1,10,000, ठीक है। तीनों की नई कैपिटल आपने एक तो यहाँ लिखनी है, प्लस आपको याद होगा अगर, तो ये जो कैपिटल होती है, ये कैपिटल, this capital which comes in the balance sheet is always a balancing figure of your partners capital account। ये आपके partners capital account का balancing figure होता है। तो आपने यहाँ देखिए
अलग से कलर से बिल्कुल रिप्रेजेंट कर देते हैं आपके लिए जी। ये बैलेंसिंग फिगर भी रहेगी, टू बैलेंस, या नहीं दिख रहा इस कलर से, काफी लाइट है तो डार्क से लिख देते हैं, टू बैलेंस सी डी कैरी डाउन होगा जी 2,10,000, 1,40,000 और जी 2,10,000। अब देखो कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया, सिंपल एंड सॉर्टेड। नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकाली, न्यू फर्म की कैपिटल निकाल के जी पुट कर दी जहां जहां न्यू फर्म की बुक्स में पुट करनी थी। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां से जो अराइज होता है वो ये है बेटा कि अब हम क्या करेंगे, डेफिसिट और सरप्लस मुझे कैसे पता चलेगा। अब देखो बेटा, डेफिसिट एंड सरप्लस पता चलेगा कि अब हम इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, लास्ट में क्लोज करेंगे, लास्ट में। ठीक है, जब मैं क्लोज करती हूँ आसमा को, तो आसमा के लिए तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्लोज कर रही हूँ गौतम को, तो गौतम को जब मैं क्लोज कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरी कुछ बैलेंसिंग फिगर बच रही है, एंड दैट बैलेंसिंग फिगर इज कमिंग ऑन दिस साइड। तो ये हो गया मेरा गौतम का डेफिसिट जो उसको भरना है और वो अपने करंट अकाउंट से भरेगा। और मान लो अगर क्वेश्चन में नहीं, मैं इसके लिए आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिख दिया है, बट अगर आप यहाँ लिखा होता, कुछ ना लिखा होता, बस इतना लिखा होता कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालनी है और नथिंग एल्स स्पेसिफाइड, तो आप यहाँ कैश को बैलेंसिंग फिगर बनाते। लेकिन कुछ नहीं लिखा तो गौतम को बैलेंस, गौतम के करंट अकाउंट को बैलेंसिंग फिगर बनाया और हमें पता चला कि गौतम का जो डेफिसिट है वो कितना है, 2,67,000। और जब हमने याशिका को क्लोज किया तो हमें पता चला कि याशिका के अकाउंट का टोटल बनता है 1,40,000 और इसका था 4,77,000। याशिका का था 1,40,000 और जब मैं याशिका का अकाउंट क्लोज करी तो मुझे पता चल रहा है कि याशिका को भी जो है अपने करंट अकाउंट से कुछ पैसा लाना पड़ेगा। और वो कितना पैसा होगा जो यशिका लेकर आएगी, वो होगा 31,000 रुपए कैश लाना। मतलब यहाँ पे डेबिट का मतलब कि डेफिसिट हो जाना, ठीक है, और क्रेडिट का मतलब कि पैसा ले करके आना। तो बेटा ये पार्टनर्स को जो लाना है, ले जाना है, ये तो इनको लाना पड़ेगा। ठीक है, अब करंट अकाउंट के थ्रू जब एंट्रीज पास हो गई, आप देख सकते हैं कि हमारा कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया। जब मैं बैलेंस शीट क्लोज करने आऊंगी तो मुझे एक बात का ध्यान रखना है, ये बात आप यहाँ पे अपने लिए बिल्कुल याद कर लीजिए। जिस भी तरफ, ये भी बैलेंसिंग फिगर है, जिस भी तरफ करंट अकाउंट खुलेगा वो उसी तरफ बैलेंस शीट में आ जाएगा, जिस भी तरफ करंट अकाउंट खुलेगा वो उसी तरफ बैलेंस शीट में आ जाएगा। ये बात आप अच्छे से याद रख लीजिए, मैंने आपके लिए सर्कल कर दी थी। ठीक है, और क्या कहते हैं, जिस भी तरफ करंट अकाउंट खुलेगा वो उसी तरफ बैलेंस शीट में आ जाएगा। जैसे कि आपके सामने बिल्कुल मैं करके दिखा रही हूँ, गौतम का करंट अकाउंट आ गया यहाँ एज इट इज 2,67,000, क्योंकि ये बैलेंस गौतम के उसमें बचा था। और याशिका का मैंने यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों ओपन किया है, क्योंकि भाई वही बात है, 31,000 याशिका को लेकर आना है और गौतम को 2,67,000 लेकर जाना है। तो फर्म के पास गौतम का जो पैसा पड़ा है 2,67,000, ये लायबिलिटी है, इसलिए उसे लायबिलिटी में दिखाया गया है। और यशिका का जो पैसा है वो यशिका को भी लेकर आना है, तो फर्म के पास ये पैसा अभी आना है, आना है, तो ये फर्म के लिए क्या है, एक एसेट है। ठीक है, अब देखो दो अकाउंट मेन क्लोज हो चुके हैं, लास्ट हम बैलेंस शीट क्लोज करें। अब क्या हम करेंगे, जितनी भी ऐसी चीजें जिनका हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया उनको हम स्ट्रेट अवे बैलेंस शीट में एज इट इज पुट कर देंगे। और जब मैं एज इट इज पुट करूंगी तो क्रेडिटर्स का कोई रोल नहीं था, तो क्रेडिटर्स को पुट कर देते हैं। लो जी, क्रेडिटर्स आ गए हमारे, क्रेडिटर्स को पुट किया, क्रेडिटर्स एज इट इज आ गए जी 50,000 के। बिल्स पेएबल को पुट किया, एज इट इज आ गया जी 30,000 रुपए का। अब क्रेडिट, आई थिंक लायबिलिटी साइड पे तो मुझे और कुछ रिकॉर्ड नहीं करना है। अब अगर मैं एसेट साइड की बात करूं तो फर्नीचर में रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, मैं स्टॉक को रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, डेटर्स को रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, मशीनरी को रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, याशिका को। अब यहाँ बचता है जी कैश अकाउंट। अगर मुझे कैश अकाउंट को क्लोज करना है तो मैंने आपको कहा था बेटा कि एंड में मैं आपको एक फटाफट वाला कैश अकाउंट बनाना सिखा दूंगी, आप उसे जरूर बनाना एग्जाम में।
एटलीस्ट आपका क्वेश्चन कभी गलत होने की गुंजाइश नहीं रहेगी और आप मुझे जरूर याद करेंगे कि मैम ने कहा था कि कैश अकाउंट बनाना, हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और देखो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो कैश अकाउंट जब मैं बनाऊंगी बेटा, आपने कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस निकला है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कहां से पिक किया ये बैलेंस, यहां से पिक किया मैंने, कितना है 90,000। 90,000 जब मैंने कैश का बैलेंस यहां पुट कर दिया, अब देखो कैपिटल लेकर आया वो कैश में, तो क्रॉस पोस्टिंग करते चले जाएंगे, दैट्स इट। आसमा 2,10,000 रुपए की अपना कैपिटल लेकर के आई है, और जो क्या कहते हैं, आसमा की कैपिटल थी 2,10,000 की, प्लस आसमा का जो प्रीमियम फॉर गुडविल था वो भी किस में आया था, वो भी कैश में आया था, कितना, दैट वाज 50,000। ठीक है, तो ये दोनों अमाउंट्स आई थी, इसके अलावा जी कैश से कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुई। लेकिन अगर ये कैपिटल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अगर कैश में सरप्लस आता या जाता डेफिसिट, तो उस केस में कैश अकाउंट रिफ्लेक्ट होता। लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ तो इसे चुपचाप क्लोज कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे जो कि आएगी 3,50,000, क्लोज करेंगे डबल अमाउंट से 3,50,000, 3,50,000। देखिए कितना सरल, कितना इजी आपके लिए हो गया कि फटाफट आपने कैश का बैलेंस निकाला और लिख दिया। कोई ब्रैकेट में प्लस माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट का टी शेप अकाउंट बनाओ और जल्दी से इसकी वैल्यू को ठीक ठाक बढ़िया तरीके से वहां पे लिख दो। अब देखो बैलेंस शीट को क्लोज करने चलेंगे जी, तो पता चलेगा कि 9,70,000 आ रहा है एक साइड का टोटल, और 9,07,000 आ रहा है एक साइड का टोटल। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट मैच हो गई, और अगर बैलेंस शीट मैच हो गई तो इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। एक बार फिर से पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए। आपने सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट तीनों की स्पेस बना के छोड़ देनी है। मैं तो कहूंगी कैश अकाउंट की भी स्पेस बना के छोड़ दो। उसके बाद आप साथ साथ वर्किंग नोट्स इसके नीचे बना लीजिए और इस तरीके से सारी एडजस्टमेंट को शो कीजिए, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, सो वीडियो पसंद आए तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपके साथ, नेक्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट लेके 2 और वीडियोस आएंगी जिसमें 2 कैपिटल एडजस्टमेंट्स और आएंगी, फिर आपका चैप्टर खत्म। सो थैंक यू।